हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 259th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर्स। माय चॉकलेट पार्टनर इज ट्राइकॉस, द नागपुर ब्रांड ऑफ चॉकलेट, ट्राइकॉस. My four-wheeler driving partner is M. Vazalva Driving School, education partner Globus ITI Kamti, banking partner Tirupati Urban Cooperative Bank, and cycling partner is Naresh Chandra and Company. I'll tell you something. मैं आपको वो वक्त याद दिलाता हूँ जब कोरोना वायरस का वक्त था और मेरे परिवार का एक सदस्य वाना डोंगरी में एक हॉस्पिटल में एडमिट था. वो सदस्य अब नहीं रहे, लेकिन मेरे जीवन में वो व्यक्ति बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति, उनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट था. शी वॉज वन लेडी हु यूज टू इंस्पायर मी एंड यूज टू टेल मी ऑलवेज कि बेटा हार नहीं मानना, अपने अंदर में शक्ति रखो, आज नहीं तो कल वक्त पलटेगा. और कोरोना वायरस के काल ने उस व्यक्ति को, उस शक्ति को मुझसे छीन लिया. भगवान से आज भी मैं उस बात पे नाराज़ हूँ. आज भी मैं जब उनको याद करता हूँ तो उनको मैं याद करके यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद देती रहे. और जब वो एडमिट थी तब मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ हम दोनों वापस आ रहे थे और कार में मैं काफ़ी लेट हो गया था उस दिन, तो मैंने कार में शो किया. अब जब मैंने कार में शो किया तो मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा था कि डॉक्टर्स के साथ ये राजनीतिज्ञ, राजनीति से जुड़े जितने भी लोग हैं जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, बेकार में झंझट करते हैं, वो लोग अस्पतालों में घुस रहे थे उस समय, डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. तो मैं उस समय बार बार एक ही चीज़ बोल रहा था कि बदतमीजियाँ नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट करो. डॉक्टर्स बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उनको दिन में 3 बार अपना सूट बदलना पड़ रहा है, डॉक्टर्स रात भर घर नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. मतलब मैं अमूमन ये सब चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था कि कितना बुरा वक्त चल रहा था उस समय डॉक्टर्स के साथ और किस किस्म का बर्ताव उस समय लोग कर रहे थे. दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं आपको आज की बताता हूँ. आज मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को खून की ज़रूरत है. ही वॉज नॉट कीपिंग वेल, तो डॉक्टर के पास हम गए, उसके टेस्ट वगैरह कराए, पता चला कि उसको खून की ज़रूरत है. नागपुर के एक नामी गिरामी ब्लड बैंक से मुझे कई बार कॉल्स आते थे. मैं अगर उस रेंज में रहा तो मैं जाकर मैंने एक आध बार खून भी दिया है, जब वो ये बताते थे कि आप बी पॉजिटिव हैं और आपके बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का एक पेशेंट जो है उसको बहुत अर्जेंटली खून की ज़रूरत है, तो आप कृपया आए और खून दें. मैंने कहा चलो, मेरे बच्चों को खून की ज़रूरत है, मैं आज खून भी दे दूंगा. लेकिन बाद में मुझे ध्यान में आया कि अरे मैं प्लाज्मा डोनर बन सकता हूँ, मैं खून नहीं दे सकता अभी, बिकॉज मुझे कोरोना वायरस हुआ था. तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे ठीक होने के 28 दिन बाद ही मैं प्लाज्मा डोनर बन सकता हूँ. तो 24 दिन हुए हैं, 4 दिन और बाकी है, तो मैं खून भी नहीं दे सकता. खून का एक पैकेट 2000 रुपये का था और एक दूसरा जो पैकेट था वो 1600 रुपये का था. ज़्यादा वो डिफरेंस मुझे समझा नहीं पाए कि खून के पैकेट के रेट इतने अलग क्यों हैं. पर मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि जब मैं उनके यहाँ खून देने गया था एक वक्त पर, तब उन्होंने मुझे एक पार्ले जी और एक केला दे दिया था हाथ में. मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि ये खून बिकता है, मुझे नहीं पता था. आज पैसे देके खून खरीदा, तब जाके समझा कि खून बिकता है. और अगर आपने उस समय डोनेट कर दिया तो आपके जो आपका बिल है खून का, उसमें से 400 रुपये कम हो जाएंगे. ऐसा उन्होंने मुझे समझाया. मैंने कहा चलो, ये भी एक नई बात समझ में आई. लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ, कल मैं धंतोली लेकर गया था अपने बेटे को, उसका चेकअप था वहाँ पर, उसका ब्लड सैंपल लिया गया और पैथोलॉजी लैब में बहुत सारे टेस्ट हुए. वो पूरे टेस्ट कराने के बाद वो टेस्ट का हमको बिल दिया गया और वो बिल था 5,700 रुपये.
मैं हैरान हो गया। मतलब मैं सोच कर गया था कि हाँ 800-1000 रुपये लगेंगे, लेकिन जब डॉक्टर ने एकदम से 5700 का झटका दिया तो मैं वो भी नहीं, मतलब मैं झेल नहीं पाया। तो मैंने पेमेंट्स वगैरह किए, आगे बढ़ा। तो मैंने अपने बच्चे को बोला कि क्योंकि उसकी हीमोग्लोबिन में कमी थी, तो मैंने उसको बोला कि बीट रूट और अनार का जूस पिला देता हूँ बच्चे को। धनतोली में एक जूस की दुकान है, उसके बाद हमने जूस लिया और उसने पहले तो मैंने बोला भैया बस जूस दे दो, तो उसने अनार का जूस बनाया। मैंने कहा इसमें बीट डाल दो, बोले बीट नहीं है। मैंने कहा चलो अनार का ही जूस दे दो। तो उसने अनार का जूस दिया, मैंने अपने बच्चे को दिया। मेरे बेटे का नाम निनाद है, तो निनाद को दिया। निनाद ने जूस पी रहा था। निनाद जूस पीने के बाद मैं उसको बोला भैया कितने हुए? तो उसने बोला 80 रुपये। मैंने कहा ग्लास आपको कोई बहुत बड़ा नहीं था, 80 रुपये काहे के? क्योंकि मैंने उसको सुबह जब जूस पिलाया था तो 40 रुपये हुए थे और वो ठेले से था, और जब मैंने एक दुकान से जूस पिलाया तो वो 80 रुपये का हो गया। मैंने कहा भैया किस चीज़ के पैसे ले रहे हो, आपकी क्वांटिटी भी बहुत कम है। बोले सर दुकान है, धनतोली में दुकान है। मैंने कहा भाई ये भी बात है, पूरी दुकान का किराया ये जूस से ही निकाल रहा है। बोले सर मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। मैंने कहा ये भी बात सही है। रामदासपेट और धनतोली में मैं कई बार सोचता था कि मैं वहाँ पर ना लोगों को काफ़ी उदास देखता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि यार हो सकता है लोग तकलीफ़ की वजह से उदास होते होंगे, लेकिन जिस किस्म की बिलिंग, जिस किस्म का रेट कार्ड आजकल डॉक्टर्स लेके बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी ने मर जाना चाहिए, क्योंकि वो ये बड़े बिल भर नहीं पाएगा। कर्ज कहाँ तक लेगा? कोरोना वायरस है, किसी के काम धंधे चल नहीं रहे हैं, कर्ज कहाँ तक लेगा? कब तक घर की चीजें बेचेगा? मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्या बिल्स लेके बैठे हैं डॉक्टर्स। कोरोना वायरस के टाइम पे भी एक आदमी की हालत खराब है और डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने ये बड़े बड़े बिल निकाले, ये बड़े बड़े बिल। मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक कोरोना वायरस के पेशेंट का 20 लाख रुपए बिल आ रहा है, 15 लाख रुपए बिल आ रहा है, 18 लाख रुपए बिल आ रहा है, 22 लाख, 27 लाख, 12 लाख, 5 लाख, 6 लाख। क्या? अच्छा, और वो डॉक्टर्स कर क्या रहे थे अब समझ में आ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस मेरे को खुद को हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ वो डॉक्टर्स शायद क्या कर रहे होंगे। बस दिन में 3 या 4 बार सैनिटाइजेशन होता होगा वहां पे, और वो जो सूट नर्स पहन रही होंगी वो 3-3, 4-4 बार उसका जब वो सूट बदलती होंगी तब उसके पैसे डबल लगते होंगे। क्योंकि रविनगर में एक हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर्स ने जब गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से लगाया तो 1.25 लाख या 1.5 लाख में 14 दिन का क्वारंटाइन एक व्यक्ति ने उस हॉस्पिटल में बिताया था, और वो एज पर द गवर्नमेंट रेट्स थे। लेकिन बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने क्या रेट्स लगाए, और आज उनके जिन्होंने लोगों ने पैसे भरे हैं, आपको मालूम है लोगों ने अपनी दुकानें बेच दी हैं। किसी की दुकानें तो लोगों के पास गिरवी हैं। लोगों ने अंट शंट तरीके से पैसे ब्याज पर उठाए। हमारे यहाँ, हमारे शहर के जो साहूकार है वो कम हरामखोर नहीं है। जो ब्याज पे जो ब्याज उन्होंने लगाया है ना, ये सुना है कि भैया मेरा बाप कोरोना वायरस की वजह से एडमिट है, भैया मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, भैया इतने % लूंगा, 15%, 20%। मैंने जब सीपी साहब के साथ इंटरव्यू किया था तो मैंने उनको बोला था कि सर आप एक जनता दरबार क्यों नहीं करते, एक जनता दरबार कीजिए जहां पर लोग साहूकारों के खिलाफ अपनी तकलीफ आकर आपको बताएं। तब उन्होंने कहा था कि मेरा दरवाजा खुला है, कोई भी आके किसी भी वक्त मुझे अपनी तकलीफ बताए, मैं उसे सॉल्व करूंगा। वो उनका कमिटमेंट है और आई एम श्योर नागपुर पुलिस उस पर काम कर रही है। लेकिन एक जनता दरबार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक जनता दरबार होना चाहिए।
ये साहूकारों के घरों से जब फॉर्चूनर्स गायब होंगी ना, इनके घरों से जब इनके जो सोना पहनते हैं, ये अपने आप को गांव के लखमे बोलते हैं, इनको जब अंदर करके इनको पिछवाड़े से पूरा इनका ब्याज निकाला जाएगा, तब इनको शायद वो भाषा समझ में आएगी कि जब लोग तकलीफ में चलते हैं तो कितनी तकलीफ में चलते हैं। मैं कई बार सोच रहा था कि ये हॉस्पिटल इतने महंगे कैसे हो सकते हैं। हमारे यहाँ हेल्थ सर्विसेज इतनी महंगी क्यों है। हमारे जितने भी ये आप मेडिकल कभी गए हैं, मेडिकल की हालत आपको पता है। मेडिकल हॉस्पिटल स्टिंक्स, बदबू आती है वहां से। दुर्भाग्य है। श्रेया ठाकरे देख रही है मुझे, कांग्रेस की है वो। श्रेया, इफ यू आर वॉचिंग मी, I request you to take this to your people of Congress. If somebody from BJP is watching it, please take it to the BJP people. Somebody from Shiv Sena is watching, please take it to your people. और ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारियों पे ना ये पॉलिटिशियंस अपना बिल फाड़ते हैं। ये नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है मेरे को बताइए। पिछली बार आपने कौन से डॉक्टर को देखा था जो कोई सस्ती कार में घूम रहा होगा? मैंने तो नहीं देखा। मैं नागपुर के जितने बड़े डॉक्टर हैं सबको मैं बिल्कुल हाई क्लास गाड़ियों में देखता हूं। भैया कहां से आई आपके पास इतनी महंगी गाड़ियां और इतने बड़े बड़े बिल आप लगा कैसे सकते हो? और सरकार ये सब चीजों पे एक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती, एक दायरा क्यों नहीं बनाती? वो डॉक्टर जो हमको दवाई बोलता है वो दवाई हम ले लेते हैं। मालूम नहीं वो दवाई की कंपनी ने डॉक्टर के साथ क्या साठगांठ करी। डॉक्टर बोला वो पैथोलॉजी लैब ही जाना, हम वहीं जाते हैं। क्यों? डॉक्टर बोला। डॉक्टर पे क्यों इतना विश्वास? क्योंकि नहीं, भगवान के बाद अगर पृथ्वी पे कोई किसी की जान बचा सकता है तो वो डॉक्टर है। तो पृथ्वी पे डॉक्टर भगवान है। और हमारे मंदिर में इतना चढ़ावा नहीं होता जितना डॉक्टर के क्लिनिक में होता है, डॉक्टर की डिस्पेंसरी में होता है। कितने बड़े पैसे, कितने बड़े बड़े बिल्स ये डॉक्टर्स लगाते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ डॉक्टर्स इतने पैसे क्यों लगाते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ अरे ये डॉक्टर्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। ये डॉक्टर्स ने अपनी डिग्री के लिए ये आउट ऑफ इंडिया गए। इनको किसी लोकल मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन के लिए 50 लाख, 60 लाख, 70, 80 लाख, 1 करोड़ इतना तो डोनेशन देना पड़ता है। और ये बातें हम सबको पता है कि करोड़ों रुपए डोनेशन देना पड़ता है। इनके माँ बाप भी कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ते होंगे, अपनी प्रॉपर्टीज बेचते होंगे, अपने ऑफिसेज बेचते होंगे, अपने सभी सेविंग्स को खत्म करके अपने बच्चे को MBBS में एडमिशन दिलाते होंगे। 1-1 करोड़ रुपए डोनेशन लगता है। अच्छा, ये सब अंडर द टेबल होता है। ऑन द पेपर तो बच्चा सिर्फ एडमिशन फीस भर रहा है, लेकिन उसको डोनेशन जो भरना पड़ता है वो अलग है। कितने दुर्भाग्य की बात है जब कोई एक स्लोगन नहीं बोलता जो हमारे देश के हित का है। अगर वो स्लोगन कोई व्यक्ति न बोले तो उसके ऊपर में कार्रवाई हो जाती है। और ये जो चीर रहे हैं लोगों को रोज कभी जाइए धनतोली घूमिए, कभी रामदास पेट घूमिए, आपको पैदल घूमिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितने दुर्भाग्य की बात है और हम कितने हैंडीकैप हो जाते हैं इन डॉक्टर्स के सामने में। कभी डॉक्टर्स की पार्टियों में जाइए, आपको पता चलेगा कि कितनी महंगी स्कॉच मिलती है वहां पे। वो उनके शौक पानी, उनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देसी पिए या विदेशी, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब वो विदेशी के पैसे हमसे निकलते हैं। वो देसी पीते तो नाराजगी भी नहीं होती। अच्छा, ऐसे कई सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो आज भी स्कूटर से आते हैं, 2 व्हीलर पे आते हैं और 100 रुपये लेते हैं, लेकिन हम बोलते हैं यार इसकी दवाई खा ली ना,
अब सही है। अब धीरे धीरे वो भी डॉक्टर्स बिगड़ते जा रहे हैं। वो डॉक्टर्स के पास भी आप जाइए, पहले वो टेस्ट कराने नहीं बोलते थे, अब तो हर चीज के पहले टेस्ट कराओ। मुझे समझ में नहीं आता, मन की बात सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, हम मन की बात नहीं कर सकते हैं। हमारे मन में ये सब है प्रधानमंत्री जी, हमारे सीएम सुनते हैं क्या हमारे मन की बात, कि हम इस किस्म की तकलीफ से गुजर रहे हैं। वो डॉक्टर्स के ऊपर में जितने डॉक्टर्स ने लाखों रुपए लोगों से ऐंठे हैं ये पूरे कोरोना काल में, उनके ऊपर में बहुत सारी एक कमेटी बैठने वाली थी। वो कमेटी बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालने वाली थी कि किस डॉक्टर ने, कौन से हॉस्पिटल ने लोगों के जेबों को चीरा है, लोगों के जेबों से पैसे ऐंठे हैं। कार्रवाई हुई क्या उन डॉक्टर्स पे? कार्रवाई हुई उन हॉस्पिटल्स पे, उन लैब्स पे? घर का एक व्यक्ति आ गया कोई एक, उसने आरटीपीसीआर करा लिया। ऐसे भी लोग हैं जिनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई, जबकि उनको कुछ भी नहीं हो रहा था, पर उस समय उनको बोला गया भैया तुम पॉजिटिव हो। वो पॉजिटिव हुआ तो घर के बाकी चारों पांचों भी पॉजिटिव अपने आप कहां से हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। वही प्राइवेट लैब से निकलकर कोई गवर्नमेंट में जा रहा है आरटीपीसीआर कराने के लिए, तो वहां उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, उसके घर वालों की नेगेटिव आ रही है, लेकिन वही प्राइवेट में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगी। समझ नहीं आया। माना कि ये कंप्लेंट जो है ना डॉक्टर्स, ये जो अपील मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि डॉक्टर्स ने अपना रेट कार्ड जो है वो कम कर देना चाहिए, माना ये शायद गलत वक्त है, यह शायद ऐसा वक्त है जहां पर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि हालतें ख़राब हैं, धंधे ख़राब हो गए, नौकरियां चली गई, ये भी एक रीज़न है। क्योंकि डॉक्टर्स तो समझदार लोग हैं ना, बेवकूफ़ थोड़ी हैं। पर आज उन समझदार बेवकूफ़ों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है और तुम अपना रेट कार्ड बढ़ा रहे हो। तुम्हारे महंगी कारों के ईएमआई हमसे मत निकालो, तुम्हारे महंगे बंगले का खर्चा हमसे मत निकालो। अपने बाप दादा की कमाइयों को बेचो और वो अपना ईएमआई भरो। गरीब व्यक्ति को, लोअर मिडिल क्लास आदमी की तकलीफ को समझो। धंधे खराब हो चुके हैं, नौकरियां नहीं हैं, रोज लोगों की नौकरियां जा रही है। लोअर मिडिल क्लास आदमी दिन भर गल्ले पर बैठा रहता, 1 रुपए का धंधा नहीं होता, शाम को घर जाता, बीवी अलग परेशान करती, ये करना है, वो करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ऐसा डमका, अंडा, ब्रेड, ये वो। बच्चे अलग, संडे को चिकन चाहिए, वो उनका एक अलग। यहाँ बाप का दिमाग पालक में नहीं लग रहा, आलू में नहीं लग रहा बाप का दिमाग, और बच्चे बटर चिकन के सपने देख रहे हैं। मर भी नहीं सकता आदमी, मर भी नहीं सकता, फिर टेढ़ा दिमाग लगाता है आदमी। अब क्या करूं, अब कहां से लाऊं? एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति जो किसी भी दुकान के गल्ले में बैठा है, उससे जाके बस आप एक चीज पूछिए, यही सोच रहा है ना, तो यही सोच रहा है ना कि अब और पैसे कहां से आएंगे? वो बोलेगा हाँ यही सोच रहा हूं। क्या करेगा? बीवी को नहीं पालेगा, बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पाएगा, बच्चों को नहीं पाल पाएगा, खुद को नहीं पाल पाएगा, तो क्या करेगा? क्या करेगा? जिस लेवल से तकलीफ बढ़ रही है, उस लेवल से क्या तकलीफ समझी जा रही है? उस लेवल पे क्या तकलीफ समझी जा रही है?
हालतें खराब है लोगों की, लेकिन जिस किस्म के रेट कार्ड ये डॉक्टर्स निकाल के बैठे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिनों में लोगों का डॉक्टर्स पे से विश्वास उड़ जाएगा। और एक दिन आएगा जब मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना ये वोट देना भी बंद कर देंगे, ये राजनीतिक पार्टियों से भी विश्वास उड़ जाएगा, क्योंकि दिन के आखिरी में ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं। मन में तो यही है ना, यही लाइन है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालतें खराब है। मेरे को तो समझ नहीं आती कि फंड्स उसके लिए आते भी हैं कि नहीं आते। विदर्भ का नेता एक बड़े पद पे गया तो मराठवाड़ों वालों को तकलीफ हो गई कि भाई विदर्भ की तरफ क्यों देख रहा। अब मराठवाड़ा का नेता बन के आ गया तो वो बोलता मैं विदर्भ की तरफ क्यों देखूं, बस यही सब करते रहोगे तुम लोग। और हम जिसने वोट दिया, हम कहां जाएं? रोज एक अखबार में लाइन लिख कर आती है, महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है। अरे कितनी सारी अपेक्षाएं हैं, कितनी सारी एक्सपेक्टेशन है। रोज सुबेरे जब आप अखबार खोलते हैं, आज मैंने एक अखबार में पढ़ा, एक 20 साल का लड़का मांझे से उसका गला कटा, वो वहीं स्पॉट पे मर गया। वो मांझा कौन बेचा? नायलॉन का मांझा। जब तक नायलॉन के मांझे से जो मांझा बेच रहा है उसके घर का कोई निपटेगा नहीं ना, तब तक ये नायलॉन को बेचने वाले शायद समझेंगे नहीं कि गला कटना क्या होता है। जब उनके घर का कोई, उनके घर की बहू या बेटी या लड़का या काका या चाचा जब तक निपटेगा नहीं, उसका गला नहीं कटेगा, तब तक वो समझेगा नहीं। माना मकर संक्रांति है, एंजॉय करो। आज लोग अपने घरों से नहीं निकले, सिर्फ इस डर से कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मेरा गला ना कट जाए। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस का काम है कार्रवाई करना, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद छुप छुपा के बेचा होगा 2 पैसे ज्यादा के लिए। अच्छा, वो पैसों को क्यों, वो 2 पैसे ज्यादा कमाना चाहते, मैं आपको बताता हूँ क्यों ये गलत चीज करने की जो भावना आ जाती है, मैं बताता हूँ। कोई साइकोलॉजिस्ट क्या बताएगा, एक बहुत कॉमन सेंस की बात है। नीड्स जब बढ़ जाती हैं, और कॉमन नीड्स आज की तारीख में तो नीड्स ही कॉमन है। क्या बाहर अय्याशी कर लेगा कोई व्यक्ति? खाने के पैसे लग रहे, दवाई के पैसे लग रहे, खाना भी महंगा हो गया, दवाई भी महंगी हो गई। और आदमी, इंसान, व्यक्ति उम्मीद करता है वो सरकार की तरफ देखे, उम्मीद नहीं है। किससे उम्मीद करें? किससे उम्मीद करें? और उम्मीद भी करें तो क्या उम्मीद पे खरे उतरेंगे? ये सिस्टम शुरुआत से ही खराब है। अगर वो 1 करोड़ रुपए जो लगते हैं, शायद डोनेशन पे लाखों रुपए डोनेशन पे लगते हैं, मुझे इतना पता है, लाखों रुपए जो डोनेशन पे लगते हैं, अगर वो डोनेशन लेना बंद हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर के बनने में पैसे कम लगेंगे। तो शायद डॉक्टर जो लड़का बन रहा है उसका बाप उसको ये समझा सकता है कि बेटा सस्ते में तू डॉक्टर बन रहा, लोगों को सस्ती व्यवस्था देना, सस्ती सुविधा देना, लोगों को सस्ते में ठीक करना। तो शुरुआत शायद वो एजुकेशन लेवल से हो जानी चाहिए। आज स्कूल्स बंद हैं, लेकिन डिजिटल एजुकेशन के थ्रू अभी भी लोगों को भेजा जा रहा है, भैया इतनी फीस भरो, उतनी फीस भरो। जब तक लोग भर पा रहे हैं, नहीं भर पा रहे हैं, उस दिन अपने बच्चों से नजर चुरा रहे हैं लोग। अरे घर जाऊंगा तो बच्चा याद दिलाएगा, पापा आपने फीस नहीं भरे। चीजें बदलनी होंगी, या चीजें लोग अपने आप समझ जाएं और चीजें बदल दें, या फिर सरकार समझे, या ऑफिसर्स समझे, या कोर्ट से उम्मीद है, न्यायपालिका से उम्मीद है, या न्यायपालिका ये बात समझे। नहीं तो एक दिन
बोलने वाले लोग बोलते बोलते मर जाएंगे, जिसमें से एक मैं भी हूँ। बोलते बोलते मर जाएंगे, कुछ चीज़ें बदलेंगी नहीं और बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगी ज़िंदगी। इसलिए आप धंतोली में अगर जाएं तो उस जूस की दुकान से जूस ना पिए, जो सड़क पे जो ठेले वाले ना जूस वाले उनसे जूस पिए, क्योंकि वो सस्ते में देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 2 जूस पी लिया तो शायद आपको दुआ भी देंगे। सस्ते डॉक्टर्स ढूंढिए, महंगों के पास मत जाइए, क्योंकि महंगे डॉक्टर सिर्फ महंगा वाला बिल देंगे। अब उनकी नीयत शायद आपको ठीक करने की नहीं है, आपको बार बार बुलाकर आपको जेब खाली करने की है। दुख हुआ आज, कल और आज, ये 2 दिन बड़े दुख भरे गुजरे। उम्मीद है कल सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लाए, एक नई खुशी लाए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए। जिनको बात समझानी थी अगर वो समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो अगर भगवान है तो न्याय होगा, अगर नहीं है तो डॉक्टर के पास एक और कार आ जाएगी। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। कल दोपहर को मिलूंगा मैं 2 बजे, एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाऊंगा आपको। 2 बजे मिलूंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पैसे ना दें, ये डॉक्टर अब रहे नहीं। जिंदा रहें। जय हिंद।